बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप हमारा है थ्योरम ना। अब थ्योरम बेसिकली है फिज़िक्स, लेकिन इस्तेमाल कहाँ पर हो रहे हैं? मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो फिज़िक्स के अंदर तो हमारे पास लॉज भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये लॉ और थ्योरम में क्या फ़र्क होता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप बेटा इन दोनों का फ़र्क समझ लेंगे ना, उसके बाद फिर इनको समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अक्सर बच्चे थ्योरम के अंदर बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमें एग्ज़ाम के लिए इनको रट्टा मारना पड़ता है और जो हमसे याद नहीं होते। लेकिन जब आप इसका फ़र्क समझ लेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बेसिकली बेटा जो लॉ होता है, ये आपके पास सबसे पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का मतलब ये है कि लेट सपोज आपके पास यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है ना। आप इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आपने इसको 10 न्यूटन की फोर्स लगाई तो आपको एक्सेलरेशन कितनी मिली? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नजर आई। इसी तरह जब आपके पास क्या है, फोर्स आपने 20 न्यूटन लगाई तो एक्सेलरेशन आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाई। मतलब पहले आपने बेटा पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और ये लैब का काम होता है। आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट पहले परफॉर्म करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट से बेटा। और उस एक्सपेरिमेंट से फिर आप क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड किस पे करता है? फोर्स पे करता है। तो आप यूं करते हैं A प्रोपोर्शनल टू F। ये मेरे पास क्या है? लॉ है। मतलब लॉ इज अ स्टेटमेंट विच कैन ऑब्जर्व आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स। मतलब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के बाद आप क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? द स्टेटमेंट verified on the basis of क्लियर बेटा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब थ्योरम क्या है? थ्योरम के अंदर उलट काम होता है। आप पहले एक स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, लॉजिक के जरिए से, नहीं एक्सपेरिमेंट से नहीं बेटा, लॉजिक के जरिए से। लॉजिक का मतलब यह है कि मैं फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट कहता हूं कि किसी जमीन के ऊपर फसल अगर उगी हुई है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर किसी ने बीज डाला। ये मेरे पास एक थ्योरम है। मतलब मैंने पहले कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, मतलब कि मैंने क्या किया, एक फसल को देखा और उस फसल के अंदर क्या थी, खेत उगा हुआ था ना, मतलब उसके अंदर फसल लगी हुई थी। तो उस फसल को देखकर मैंने एक स्टेटमेंट दे दी है कि यार ये जो आपके पास फसल उगी हुई है ना, ये आपके पास इस खेत के अंदर किसी बंदे ने बीज डाला होगा तो उससे ही फसल होगी। तो ये मेरे पास क्या है? थ्योरम है। या आप यूं कह सकते हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब उस ट्रायंगल के अंदर जब आप कहते हैं कि इनके तीनों एंगल आपके पास क्या है? सेम है। सेम का मतलब ये है तीनों क्या है मेरे पास? 60-60 के हैं। तो फिर इन ट्रायंगल के तीनों साइड भी आपके पास क्या होंगे? अब ये बेटा मैंने वेरीफाई नहीं किया हुआ, बल्कि मैंने क्या कर दिया, एक स्टेटमेंट दे दी है। अब इस स्टेटमेंट को मैं क्या करूंगा? प्रूफ करूंगा। किस के जरिए से? लॉजिक के जरिए से। तो हमारे पास डिफाइन कैसे करेंगे? द स्टेटमेंट which verified by
लॉजिक्स, मतलब ये आप क्या करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। यहां आप स्टेटमेंट देते हैं और फिर क्या करते हैं, स्टेटमेंट को वेरीफाई किस पर करते हैं, लॉजिक। लॉजिक का मतलब ये होता है इफ देन। समझ आ रही कि नहीं? तो चलते हैं बेटा, हमारे पास सबसे पहले थ्योरम के अंदर बेटा कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है। आपके पास एक लाइन, तो लाइन के बारे में तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लाइन आपके पास बेटा ऐसी शक्ल होती है जिसके आपके पास क्या होते हैं, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। याद रहेगी बात। तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास क्या है, बी है, और इसको ज़ाहिर किससे करते हैं, ए बी, इसके ऊपर इस तरह की एक लाइन लगा देते। याद रहेगी बात। तो ये मेरे पास थ्योरम के अंदर इस्तेमाल होने वाली पहली टर्मिनोलॉजी है। दूसरी टर्मिनोलॉजी बेटा जो इस्तेमाल की जाती है वो क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है। क्या होती है बेटा, लाइन सेगमेंट होती है। और सेगमेंट का मतलब ये होता है कि इस लाइन का कोई आप टुकड़ा उठा लो। टुकड़े का मतलब ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जिसके क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं। लेट्स सपोज ये सी है और ये डी है, तो इसको ज़ाहिर किससे करते हैं, सी डी के ऊपर आप इस तरह की एक लाइन लगा देते, जिस तरह आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर किया होगा ना, आई ड्रा लाइन सेगमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, आपको बेटा समझ आ रही है, गुड। अब तीसरी बेटा जो मेरे पास टर्मिनोलॉजी है उसे क्या बोलते हैं, रे। ठीक है, रे क्या होती है, आपके पास एक उसका एंड पॉइंट होता है और एक उसका क्या होता है, इमर्जिंग पॉइंट। इमर्जिंग पॉइंट का मतलब ये होता है वो पॉइंट क्या होता है, जा रहा होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक को। उसके बाद बेटा मेरे पास क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसको तो पहले हमारे पास जहाँ दो रेस के क्या मिलते हैं, टेल मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंगल बोलते हैं। तो एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं, द मेजर ऑफ द वर्टेक्स फॉर्म्ड बाय द टेल्स ऑफ टू रेज इज कॉल्ड एंगल। बेटा समझ आई कि नहीं? तो ये मेरे पास चौथी टर्मिनोलॉजी जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि पांचवी टर्मिनोलॉजी से हम क्या बोलते हैं, ट्राई एंगल। ठीक है बेटा, ट्रायंगल का मतलब ऐसी शक्ल जिसमें कितने एंगल हो, तीन एंगल हो। ठीक है, तीन एंगल का मतलब क्या है कि आपके पास ये एक कोना बना, फिर ये दूसरा कोना बना और ये तीसरा वर्टेक्स बना। ठीक है, तो इसको नाम भी देना है। लेट्स सपोज मैं इसको नाम देता हूँ ई एफ जी। बेटा कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मेरे पास क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, 6 चीज़ें होती हैं। तीन हमारे पास क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, और तीन हमारे पास क्या होते हैं बेटा, तीन उसके अंदर साइड्स होती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसके बाद हमारे पास क्या है, ये तो ट्रायंगल्स हो गए ना। छठी टर्मिनोलॉजी हमारे पास होती हैं सिमिलर शेप्स। सिमिलर शेप्स का मतलब क्या बेटा, हमारे पास एक ये है, ठीक है, ये समझ आ रही है बेटा, और आपके पास क्या है, एक ये है। अब देखिए ये दोनों मेरे पास क्या है, ट्रायंगल है ना। इसको नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। अब बेटा इनके साइज सेम नहीं है लेकिन शक्लें सेम है। जिस तरह इंसान का एक छोटा बच्चा होता है और एक उसका बाप होता है ना, तो वो आपके पास क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब अब्दुल्ला समझ आपको आ गई है, मतलब उसकी वजह सिर्फ शक्लें सेम होती है, साइज माइज सेम नहीं होता। अब उसके अंदर एक खूबसूरत सी बातें होती है कि अगर ये साइड मेरे पास लेट सपोज 4 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, और ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, समझ आएगी नहीं। और लेट सपोज ये मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, और ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर है।
तो हमारे पास क्या होता है कि जो सिमिलर शक्लें होती है उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये होता है कि जब आप उसके इस साइड को डिवाइड करेंगे ना, इस साइड से, मतलब 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो इससे क्या जवाब आया बेटे मेरे पास? 2 आया ना। तो उसका वही जवाब आएगा जब आप इस साइड को क्या करेंगे बेटा, इस साइड से डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास देखे 10 से भी मेरे इधर कुछ चीज़ रखो बेटा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 को जब डिवाइड किससे किया, 5 से ना, तो उसके भी आंसर कितना आया मेरे पास, आया 2 आया ना। तो मतलब सिमिलर शक्लों को जब आप क्या करते हैं, उसके सेम साइड्स को आपस में डिवाइड करते हैं, तो उनका आंसर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और इस टेक्निक को बेटा क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डेंस। क्या बोलते हैं बेटा, कोरस्पॉन्डेंस। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ बेटा आपको थ्योरम के लिए इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है बेटा। तो इन कोरस्पॉन्डेंस का ये फार्मूला होता है और ये सिंपल्स होते हैं कि ट्रायंगल ABC कोरस्पॉन्ड कर रहा हूँ, कोरस्पॉन्ड मतलब मुकाबला करवा रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, किसके साथ, ट्रायंगल DEF के साथ। मुश्किल है ना, हो जाएगा। तो आप जब मुकाबला करते हैं बेटा, क्या करते हैं बेटा, तो मुकाबला करने के बाद आपको 3 चीज़ें आपस में क्या करनी पड़ती है, बराबर करनी पड़ती है। बराबर का मतलब ये है कि लेट सपोज आपके पास क्या है कि मैं एक और ट्रायंगल है, लेट सपोज ये वाली, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, इसका नाम मेरे पास क्या है, ये BCDEF, ये हो जाएगा GH और I हो जाएगा ना। तो सॉरी मैंने क्या किया बेटा कि DEF कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ABC को कंपेयर किससे कर रहा हूँ, GH I के साथ ना, ठीक है। अच्छा बेटा सिमिलर का ये निशान होता है, ये इसका निशान है सिमिलर का मतलब ये है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर किसके साथ, ट्रायंगल DEF के। ये किसका निशान है, कोरस्पॉन्डेंस का, मुकाबले का। मतलब आपके पास अब ये शक्लें सेम होनी चाहिए, क्योंकि मुकाबला सेम चीज़ों का होता है। छोटे बच्चे का और बड़े पहलवान का मुकाबला नहीं हो सकता, पहलवान का मुकाबला पहलवान के साथ होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मैं क्या करूँगा बेटा कि जब इस शक्ल को मुकाबला करूँगा ना इस शक्ल के साथ, तो इसके अंदर अगर 6 चीज़ों में से, कितनी चीज़ें बेटा मेरे पास, मतलब 3 एंगल्स है और 3, तो अगर 6 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ें आपस में बराबर हो जाती है, मतलब इसकी 3 साइड, मतलब इसकी ये साइड इसके बराबर हो जाती है, इसकी ये साइड इसके बराबर, इसकी इसके बराबर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास ट्रायंगल ABC क्या है, ट्रायंगल कौन सी, GHI, इसको बोलते हैं कांगुरेंट। कांगुरेंट का मतलब क्या है, तकरीबन पैमाइश उनकी क्या है, बराबर। ये किसका निशान है बेटा, कांगुरेंट। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है कि नहीं, समझ आई आपको, हो जाएगा। अब हम क्या, अच्छा सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि 3 साइड आपस में बराबर हो जाए, हाँ 3 एंगल नहीं बेटा, 2 साइडें और एंगल भी हो सकता है, 1 साइड और 2 एंगल भी हो सकते हैं, लेकिन कभी 3 एंगल, जब 3 एंगलों के बराबर हो तो वो शक्लें आपके पास कांगुरेंट नहीं हो सकती बेटा, ये सिर्फ सिमिलर हो सकती है। गुड, बड़ा अच्छा वर्ड उसने इस्तेमाल किया कि जब एंगल आपस में बराबर आ जाए तो वो कांगुरेंट नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, सिमिलर होते। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब मैं एक थ्योरम क्या करता हूँ, खुद से आपको एक बना कर देता हूँ, फिर उसके बाद फिर उस पर काम करते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि इफ़, बेटे मैंने कहा ना कि थ्योरम के अंदर क्या होता है, इफ़ देन, मतलब क्या होता है, अगर ज़मीन में पानी दोगे तो क्या होगा, वहाँ पर फसल अच्छी होगी। समझ आई कि नहीं? तो बेटे मैं क्या करता हूँ, पहले से एक लॉजिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि थ्योरम करने हैं ना मैंने, तो मैंने क्या, एक थ्योरम आपको बेटे समझाता हूँ। इफ़ 2 angles of a
triangle are congruent, congruent मतलब क्या है, बराबर है, then तो यहां से लेकर यहां तक क्या बेटा, गिवन है। समझ आ रही है बात की बेटा? थ्योरम की शुरुआत ऐसी होती है, इफ देन। इफ को पढ़ते जाओगे जहां तक कामा नहीं आता ना, वो गिवन होता है। देन इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देन द साइड्स ऑपोजिट टू दीज एंगल्स आर आल्सो। तो ये मैंने थ्योरम का, थ्योरम स्टार्ट यहां से हो रहा है, ख्याल करना, देन से थ्योरम होता है। तो प्रूफ करो कि वो जो इन एंगलों के जो अपोजिट साइड्स, ये भी क्या होनी चाहिए। तो देखो ना, थ्योरम की डिफिनेशन आ गई है ना, कि थ्योरम के अंदर पहले क्या करते हैं, आप स्टेटमेंट देते हैं, और उस स्टेटमेंट को आप क्या करते हैं, किसी भी लॉजिक से क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो बेटा ख्याल करना, किसी भी थ्योरम के अंदर हमारे पास कितने हेडिंग्स होती है। पहली क्या होती है बेटा, गिवन। गिवन तब होगा जब आप उसके बेटा डायग्राम बनाओगे। समझ आ रही है ना बेटा? मतलब मैं क्या करता हूं, यहां पर एक इफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो पहले मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल बनाऊंगा ऐसे ये। तो ट्रायंगल को नाम देना कि नहीं देना, ए। समझ आ रही है ना? तो गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ये दो एंगल आपस में क्या है, मतलब ये बी लेट सपोज अगर 60 का है, तो ये भी कितने का है। मिसाल दे रहा हूं बेटा मैं, जरूरी नहीं है। मतलब एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ये गिवन है बेटा। समझ आ रही कि नहीं, क्लियर हो रहा है ना? दूसरी जो बेटा आपके पास थ्योरम स्टेटमेंट, वो क्या होती है, टू प्रूव। प्रूफ किस बात को करना है, ये देन से स्टार्ट होता है। द साइड्स अपोजिट टू देम आर, तो इसके अपोजिट साइड क्या है, ख्याल करना, बीसी क्या है, लाइन है कि लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है। बीसी कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, गुड। समझ आ रही कि नहीं? और तीसरी बेटा होती है प्रूफ ना, लेकिन प्रूफ से पहले मतलब यहां पर अब अदालत खड़ी होगी है। बात करूंगा और उसकी वजह बताऊंगा कि मैंने रोटी खाई है, क्यों खाई है, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। समझ आ रही कि नहीं? जमीन को पानी क्यों दिया है, क्योंकि मतलब कि जमीन सूखी हुई थी। समझ आ रही कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं? पढ़ाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में प्रमोट होना है। समझ आई कि नहीं? गुड, बस आ गया। लेकिन ये बातें जब आपसे इसके अंदर ना हो रही हो ना, तो आप इसके अंदर एक तीसरी स्टेटमेंट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। मतलब आप खुद से क्या करते हैं, एक फर्जी काम कर लेते हैं। तो फर्जी काम में क्या करता हूं कि इस सी एंगल को मैं क्या करता हूं, बाइसेक्ट करता हूं, जिसे क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। वो मुझे बैटरी में समझ चुके हैं, एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। मतलब कि प्रकार को यहाँ पे रख के, नहीं इधर, फिर यहाँ पे रख के इधर टक लगाएंगे और इधर टक लगाएंगे। इसको क्या किससे मिलाएंगे, मजा आ गया। तो इसको किसका नाम देंगे, डी। तो मैंने क्या किया है, एंगल सी का क्या किया है, एंगल बाइसेक्टर बनाया, और उस बाइसेक्टर का नाम क्या है, सी डी है ना। तो मैं क्या करूँगा, ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी विच इज सी डी। समझ आ रही कि जो क्या मेरे पास बेटा, सी डी है। तो जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना बेटा, अगर ये 50 का एंगल था ना, तो इधर भी मज़ा आ गया, इधर भी 25 का रह जाएगा, इधर भी। तो मैं इसको नाम देता हूँ एंगल 1, इसको नाम देता हूँ
कुछ समझ आ रही कि नहीं? तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये 90 के एंगल बन जाएंगे ना, समझ आएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रूफ के अंदर मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर स्टेटमेंट बात करूँगा और उसकी यहाँ पर क्या करूँगा बेटा, मुश्किल है ना, हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ट्रायंगल कौन सी बन, जिसको डी ए बी सी डी होगा, ये हो जाएगा ई है ना। तो देखो एक ट्रायंगल है ए सी ई, दूसरी क्या है बी सी ई। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल ए सी ई को क्या करता हूँ, कोरस्पॉन्ड, मुकाबला करने जा रहा हूँ, मुकाबला करवाना है ना किसके साथ बेटा, ट्रायंगल बी सी ई। अब इन दो ट्रायंगलों के अंदर कोई तीन चीज़ें बेटा जो आपको पता हो कि ये बराबर है आपस में, फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाए, मज़ा आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस ट्रायंगल का एंगल ए बराबर किसके है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये तो उसने खुद, आपको बेटा समझ आ रही है ना कि नहीं आ रही है। उसके बाद इस ट्रायंगल का एंगल 1 बराबर किसके है, अच्छा ख्याल करना, हमेशा मुकाबला ये नहीं है कि इस एंगल को मुकाबला कर लो इसके साथ, ना ना ना, इस साइड का मुकाबला इस साइड के साथ, इस साइड का मुकाबला उस साइड के साथ, समझ आएगी नहीं। तो देखिए एंगल 1 को मुकाबला किससे कर रहा हूँ, एंगल 2, क्यों, क्योंकि ये बेटा मेरे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन है, समझ आए कि नहीं। उसके बाद ये देखिए, ये जो मेरे पास सी ई है, इस ट्रायंगल का बराबर किसके है, इसके ना, ये क्यों है बेटा, कामन का मतलब क्या है, हिक्का कान देना, एक दीवार है ना बेटा, पड़ोसी की एक दीवार है ना। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, कामन। तो जब बेटा तीन चीज़ें बराबर हो गई तो मैं लिख सकता हूँ, सो ट्रायंगल ए सी ई कॉन्ग्रुएंट किसके साथ, ट्रायंगल बी सी, क्यों, एक साइड और दो, तो इसको लिखते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल। तो जब बेटा ये दो ट्रायंगलें बराबर हो गई ना, इसका क्या मतलब है, अब हर चीज़ बराबर होगी। मतलब आपके पास क्या है कि इस ट्रायंगल की ये साइड बराबर किसकी होगी, तो मैं लिख सकता हूँ हैंस बी सी बराबर किसके, सूर्य कॉन्ग्रुएंट किसके साथ है, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, दो ट्रायंगलों के आपके पास सेम साइड्स को मैंने क्या किया है बेटा, मुकाबले से प्रूफ कर लिया है। तो क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और फिर आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 8 नंबर। इस तरह क्लियर है यहाँ तक।